स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था कि कंट्रीज के अगेंस्ट में टैरिफ को इम्पोज किया जाए, तो उस डिसीजन को स्ट्रक डाउन है वो किया गया है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है उनके डोमेन के अंदर नहीं है कि किसी अदर कंट्री के अगेंस्ट में वो टैरिफ को इम्पोज करे। तो बेसिक क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि यूएस के वहाँ पे जो टैरिफ को इम्पोज करने का जो जो पावर है वो किसके डोमेन के अंदर में आया करता है। तो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है जिसको कि हम कांग्रेस के नाम से जाना करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट इस्टेब्लिश है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स कांग्रेस के पास में ये पावर है कि कंट्रीज के अगेंस्ट में जो टैरिफ है, जो टैक्सेशन है, उसको इम्पोज है वो किया जाए। क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर में टू हाउसेज का प्रेजेंस हुआ करता है जिसको कि हम बाई कैमरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्या यूएस के अंदर में भी इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर में टू हाउसेज का प्रेजेंस है? तो यस स्टूडेंट, सिमिलर वे के थ्रू आपको जो प्रेजेंस है वो मिलेगा। वहाँ पे कांग्रेस के अंदर में एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता है जिसमें जो भी पर्सन मेंबर बनता है वो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर में उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिसाइड हुआ करता है। तो एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जो अपर हाउस है जिसको कि हम सीनेट के नाम से जाना करते हैं, जिसमें स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स है। एवरी स्टेट से वहाँ पे 2 पर्सन है, उनका इलेक्शन है वो हुआ करता है सीनेट के अंदर में। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो लोअर हाउस है जिसको कि हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से। बट हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से 31 मेंबर हैं एज ए राज्यसभा के मेंबर के रूप से इलेक्ट हुआ करते हैं। राजस्थान से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10 मेंबर्स का है। हरियाणा से ये 5 है। तो अलग अलग स्टेट से आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स कुछ दिनों पहले भी हम बाइकैमरल सिस्टम के बारे में रीड किए थे। जब बांग्लादेश के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो उस दौरान में एक रेफरेंडम भी वहाँ पे कैरी आउट हुआ था, जिसके अंदर कुछ प्रपोजल यही थे कि बांग्लादेश के अंदर में भी टू हाउसेज हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए। वहाँ पे टू हाउसेज का प्रेजेंट समय में प्रेजेंस वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस के प्रेसिडेंट का ये जो फाइनेंशियल पावर है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो टैरिफ है उसको ये इम्पोज नहीं कर सकते। तो हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनका जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो फाइनेंशियल पावर है वो ये है कि हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको कि हम बजट के नाम से जाना करते हैं, बजट कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 112 के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो जो साइन है उसी के बाद में आप देखिए कि एग्जिस्टेंस में आता है। सेकंड, आपको मनी बिल के बारे में पता होना चाहिए कि मनी बिल है जो प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है या उनका जो कंसेंट है उसी के बाद में उसको प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 110 के अंदर में मेंशन किया गया है। कंटिजेंसी फंड जो कि इमरजेंसी के रिगार्डिंग में है, वहाँ से किसी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे का विड्रॉवल करना हो तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट का ही जो अप्रूवल है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। तो ये कुछ ऐसी फाइनेंशियल पावर हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो एक काफ़ी जो फेमस बुक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जिसको स्टूडेंट्स रीड किया करते हैं, तो उसके प्रेसिडेंट चैप्टर से जाके इन पावर्स के बारे में रीड जरूर से करना। और आप देखिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है या किसी भी तरीके से जो बिल है वो एक्ट के रूप से जब ही एग्जिस्टेंस में आता है जब यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट ग्रांट करते हैं आर्टिकल 111 के अंदर में। बेसिकली ये एक्ट यहाँ पे जो अपना जो साइन करना उनके द्वारा बिल को, ये तो लेजिस्लेटिव पावर का डोमेन है। बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में जो बिल्स हैं उनको जब साइन किया जाता है तो उसको आप फाइनेंशियल पावर के अंदर में कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें जो टैरिफ यहाँ पे इम्पोज हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट में, यूएस ने किस तरीके से टैरिफ लगाए थे। आप देखिए कि ओवरऑल जो टैरिफ है वो 50% का इम्पोज हुआ था इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में। 25% जो टैरिफ है वो तो एज ए रेसिप्रोकल वे के थ्रू लगाए गए। 25% का जो एडिशनल टैरिफ है वो यहाँ पे पेनल्टी के रूप से कि इंडिया जो है वो रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको कैरी आउट करता है। स्टूडेंट्स ये जो एडिशनल 25% है उनको रिड्यूस कर दिया गया है, उनको रिमूव कर दिया गया है।
और इन 25 को भी रिड्यूस करते हुए 18% कर दिया जाएगा आने वाले डेज के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पे डील के बारे में भी मेंशन है कि उसके ऊपर में किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होगा, जो इंटरिम डील अभी अनाउंस हुआ है इंडिया और यूएस के बिटवीन में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। कल के ही न्यूज़पेपर के अंदर हमने रीड किया कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे अप्रैल के मंथ के समय में एसआईआर का जो ड्राइव है वो कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में जो लार्जर नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनका आप देखिए कि जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसके अंदर में नेम इंक्लूड नहीं हुआ था। उसके बाद में कोर्ट के वहाँ पे अप्रोच किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करने की रिगार्डिंग में डिसीजन है वो लिया है। वेस्ट बंगाल का जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसको आप देखिए कि रिकमेंड किया गया कि जुडिशियल ऑफिशियल्स को आप इन्वॉल्व कीजिए एसआईआर ड्राइव के अंदर में, जिससे कि जो भी पर्सन इंडिया का सिटीजन है जिनका यहाँ पे जो वोटिंग का जो लिस्ट है उसके अंदर में नेम इंक्लूड होना चाहिए, उनका बेसिक ये राइट भी है। तो स्टूडेंट्स उनको इंक्लूड है वो किया जाए, इस प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ वे के अंदर में कंडक्ट है वो किया जाए। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एसआईआर का ड्राइव फर्स्ट टाइम कंडक्ट नहीं हो रहा है। अर्लियर फेज में भी ये कंडक्ट हुआ था 2003-4 के समय लास्ट टाइम ये कंडक्ट हुआ। और उसी वोटिंग लिस्ट के साथ में कोई भी न्यू पर्सन अगर ऐड हुआ है जो वोटर के रूप से, तो उनको मैप है वो किया जाता है कि उस वोटिंग लिस्ट के अंदर में क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर का जो नेम था या नहीं था, तो उसको आप देखिए कि इंक्लूड है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से हैं, ब्राज़ील के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। इनका जो इंटरव्यू है वर्ल्ड का जो पेज है वहाँ पे मेंशन है। तो आप देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हम यहाँ पे रीड करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन्होंने मेंशन किया है कि बोथ कंट्रीज के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी लार्जर है इंडिया और ब्राज़ील के बिटवीन में। जैसे आप देखिए कि ब्राज़ील के अंदर, इंडिया के अंदर में तो बिलियंस नंबर ऑफ पर्सन है वो रहा करते हैं, ब्राज़ील के अंदर में कुछ मिलियंस के अंदर में है। बट स्टिल बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो ट्रेड है वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन है, डेट मीन्स ये नहीं है कि लार्जर वे के अंदर में ट्रेड है वो हुआ करता है। ओनली आपको जो 15 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो बाइलेटरल ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक तो इसके रिगार्डिंग में इनका कंसर्न है कि स्टिल जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन और एंगेजमेंट है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स लैटिन अमेरिका के वहाँ पे एक जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि कंट्रीज का एक यूनियन है जिसको कि हम मर्कासुर के नाम से जाना करते हैं। तो बेसिकली उसके साथ में इंडिया का जो इंगेजमेंट है उसको कहा गया कि 2009 से कंटिन्यूस ने इंडिया ने वहाँ से इंगेज किया है और उनके इस जो ब्लॉक ऑफ कंट्रीज है इनके साथ में जो एग्रीमेंट है वो साइन हो ट्रेड की रिगार्डिंग में। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि ये जो ब्लॉक है लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनका ये जो ब्लॉक है इसके अंदर में कौन कौन से जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। आप देखिए कि नंबर हैं वो ज़्यादा नहीं है, 4 to 5 कंट्रीज हैं वो इसके आपको लार्जर वे में जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको रीड करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन्होंने जो डिजिटल वे के अंदर में जो यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, जैसे कि आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है इंडिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स अपने रेज किए गए हैं कि कहीं यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी है न्यू डेवलपमेंट के थ्रू जो कोलोनाइजेशन है वो ना किया जाए, कि जो डोमिनेटेड जो पावर्स हैं वेस्ट जो यहाँ पे जो ऑलरेडी डोमिनेटेड पावर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि न्यू डोमेन के अंदर में भी अगर उनका डोमिनेशन रहेगा तो उसको भी इस तरीके से डिजिटल कोलोनाइजेशन का जो नाम है उनके द्वारा दिया गया है कि डिजिटल वे के अंदर में अब जो कोलोनाइज है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा जो पैक्स सिलिका का जो अलायंस है उसको ज्वाइन करने के बारे में है, आप देखिए कि कंटिन्यूस सप्लाई चेन है वो हो सके उसके लिए यूएस ने दिसंबर के समय में ये जो प्रपोजल है उसको अनाउंस किया गया था। पैक्स सिलिका है वो किसके रिगार्डिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्टर है और क्रिटिकल मिनरल्स का जो सेक्टर है जिसके अंदर में स्मूथ वे के अंदर में जो सप्लाई चेन है उसको सेटअप किया जाए। तो किस सेक्टर के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्टर है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो सेक्टर है। अब ये क्यों लाया गया है बेसिकली स्टूडेंट्स कि चाइना के द्वारा जिस तरीके से वहाँ से जो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था और उसको कंट्रोल किया गया था चाइना के द्वारा, तो चाइना के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल किया गया
तो यहाँ पे जो ओवर डिपेंडेंसी है वो भी ना क्रिएट हो, कंटिन्यूस सप्लाई चेन है वो सेटअप हो सके। और जो बेसिकली आप देखिए कि रेजिलिएंट वे के थ्रू या जो जो ब्लैकमेलिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है ग्लोबल डोमेन के अंदर में, कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो सप्लाई के लिए, तो उनके द्वारा किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए तो उसको रिड्यूस है वो करेगा ये जो पैक्स सिलिका का जो अलायंस है। किस किस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है? कनाडा के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया, जापान के द्वारा, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन है उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, और अब इंडिया ने भी इसको ऑफिशियली यहाँ पे इसका पार्ट है वो बना है कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। इंडिया ने आप देखिए कि यहाँ पे जो जो सप्लाई चेन है उसका जो स्मूथ वे के अंदर में प्रोसेस होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी भी काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जिसको रेज किया था क्रिटिकल सप्लाई के रिगार्डिंग में, जो इंडिया और जापान का भी एक अलायंस है कि जो स्मूथ सप्लाई के परस्पेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया है कि जो जो पब्लिक टॉयलेट है उसके नियर बाई एरिया के अंदर में गार्बेज का जो बिन है उसको सेटअप किया जाना, और ये जो आर्टिकल 21 है उसको वायलेट करता है। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जो आर्टिकल 21 है जिसके थ्रू आपको राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी, तो जिसके अंदर में आप देखिए कि आपको क्लीन और जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसका भी प्रेजेंस होना चाहिए। आप राइट टू लाइफ को किस तरीके से कैरी आउट करोगे जब आपको हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट है उसका प्रेजेंस मिलेगा। तो हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी मेंशन है। तो स्टूडेंट्स उसी पर्सपेक्टिव से इसको बताया गया कि जो टॉयलेट का जो एक्सेसिबिलिटी किया जाए तो उस समय जो गार्बेज का जो बिन है उसका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए उसके रिगार्डिंग में। ये जो आर्टिकल है 21 के अंदर में जो ये प्रोविजन है हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट का, ये आप देखिए कि जब हम दिल्ली के अंदर में एयर का जो क्वालिटी में डिक्लाइन होता है तो उस दौरान में भी इसको हम रीड किए थे नवंबर दिसंबर के दौरान में। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर आपको आपका जो चॉइस का जो पर्सन है उसके साथ में शादी करना है तो वो इस आर्टिकल के अंदर में आप इसको कवर करोगे। तो हो सकता है आपको 3-4 पैरामीटर्स दे दिए जाएं, जैसे कि अभी आप देखिए कि जो वुमेन्स एंड गर्ल्स के रिगार्डिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पर्सपेक्टिव से भी उनको जो डिग्निटी है वो प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कुछ जो मेजर्स हैं वो लेने हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको प्रोवाइड करने के बारे में हो। तो ऐसे आपको जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 21 का या राइट टू लाइफ या डिग्निफाइड लाइफ का कौन कौन से ये जो प्रोविजन है वो यहाँ पे पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है। अब देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 129 जो प्रपोज किया था पार्लियामेंट के अंदर में। बाद में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, कमेटी स्टेज के लिए ये जो बिल है वो जाता है, उनके द्वारा इसको एग्जामिन भी किया गया है। हमारे जो फॉर्मर सीजीआईज हैं वो भी अपीयर हुए हैं इस कमेटी को सजेस्ट करने के लिए लीगल वे के अंदर में क्या ये जो बिल है कहीं ये स्ट्रक डाउन तो नहीं होगा, कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट ये नहीं करता है। तो आप देखिए कि कुछ हमारे जो फॉर्मर जो जस्टिस रहे हैं उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करता है, असेंशियल है कंट्री के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसको कंडक्ट करना। अब जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बेसिकली क्यों कहा गया कि ये क्यों सॉरी मिनिस्टर नहीं है, जो जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसके ये चेयरमैन हैं, तो उनके द्वारा इसका इम्पोर्टेंस क्यों बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कंट्री में फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट नहीं होंगे, 1951 से लेकर 67 तक हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ करते थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का तो वायलेशन आप देखिए यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर वायलेशन है तो क्या उस समय में बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ था उस दौरान के अंदर में। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यू आर्टिकल्स हैं उनके भी इंसर्ट के बारे में है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका उसको आप देखिए कि उसका जो टाइम पीरियड है अगर कहीं पे कंप्लीट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो नेक्स्ट इलेक्शन वहाँ पे किस समय कंडक्ट होंगे, या पंचायत के थ्रू होगा, जो रिमेनिंग गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगा तो अब देखिए कि 2 ईयर का अगर टेन्योर बचा है जो कंप्लीट साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर में, तो क्या उस दौरान के लिए गवर्नमेंट का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा उस टर्म के लिए। तो उन सब का भी यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। बट बार बार जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं या हमारे यहाँ पे जो जिसमें जीडीपी का भी लॉस हुआ करता है, 1.6% ऑफ जीडीपी के लॉस को यहाँ पे बताया गया है, 1.6% ऑफ जीडीपी। और जो बेसिक डे टू डे बिजनेस है उसको भी ये इम्पेक्ट करता है, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया है
कि उत्तराखंड जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर में डिपेंड करता है, और वहाँ पे जिस तरीके से जो इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो टूरिस्ट का जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिक्लाइन है, वो हुआ करता है। तो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कुछ उनके पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इंडिया और यूएस का जो डील हुआ है जिसमें फ्रेश फ्रूट्स के बारे में है, इंडिया और यूएस के डील के अंदर में फ्रेश फ्रूट्स के बारे में है कि इंडिया जो है यूएस से आने वाले जो फ्रेश फ्रूट हैं उनको बेसिकली इम्पोर्ट है वो करेगा। तो स्टूडेंट्स, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर में यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, स्पेशल जो एप्पल का जो फार्मिंग है उससे रिलेटेड, तो उन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने भी कहा है कि कश्मीर का जो एप्पल फार्मर्स है उनको एक्सक्लूड किया जाए, इस डील के अंदर में उनका इंक्लूजन है वो नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से जो एप्पल इंडिया के लिए आएगा तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इन्होंने मेंशन किया है कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया के साथ में जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ईरान से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो राउंड ट्रिप होते हुए इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया में आया करते हैं, राउंड करते हुए इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया में उसका एंट्री है। जो ऑलरेडी कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड फार्मर हैं उनको इम्पैक्ट है वो किया है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कंसर्न है। बट पॉजिटिव इसका क्या है? पॉजिटिव इसका ये है कि एक कॉमन मैन को काफ़ी कम कम प्राइस के ऊपर में एप्पल का अवेलेबिलिटी हो सकता है अगर यहाँ पे अलाउ है वो किया जाएगा। डोमेस्टिक सेक्टर को यस इम्पैक्ट होगा, हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स का जो इनकम है उसको इम्पैक्ट हो रहेगा अगर वहाँ से जो एप्पल हैं वो कंटिन्यूस इंडिया के लिए सप्लाई होंगे। एप्पल क्या स्टूडेंट्स इंडिया में कंप्लीट ओपन पैन ओवर इंडिया के अंदर में इसका प्रोडक्शन हुआ करता है। आप देखिए कि 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ही इसका लार्जर वे में प्रोडक्शन आपको मिलता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, फिर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट है। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लार्जर वे में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरीके का नहीं है। इसका जो एप्पल फ्रूट है उसके लिए आप देखिए कि कोल्ड कंडीशन का प्रेजेंस होना चाहिए। कोल्ड कंडीशन है वो कंप्लीट इंडिया के अंदर में नहीं है, कुछ समय के लिए हुआ करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फेडरलिज्म के रिगार्डिंग में, तमिलनाडु का गवर्नमेंट ने आप देखिए कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो यहाँ पे जो हाई लेवल कमेटी है जो बेसिकली फेडरलिज्म के रिगार्डिंग में एग्जामिन किया है। उन्होंने बताया है कि ओवर द ईयर जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें इंक्रीज हुआ है, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें डिक्लाइन हुआ है। तो उसी के बारे में कुछ सजेशन है कि समय के साथ में यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो लैंग्वेज को एक एक क्राइटेरिया बताया गया, कैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कुछ स्टेट्स का लैंग्वेज के रिगार्डिंग में कंसर्न है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको उनके ऊपर में इम्पोज है वो ना किया जाए। जीएसटी के रिगार्डिंग में भी कंसर्न है कि स्टेट्स को मोर यहाँ पे जो फाइनेंस के थ्रू जो पैसा मिलना चाहिए, जिसे जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू जो उनका लॉस हुआ है, तो जीएसटी के बारे में बताया गया। और समय के साथ में फेडरलिज्म को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम बेटर जो कोऑपरेशन का स्पिरिट है उसको कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के बारे में है। मणिपुर में जो डिवाइड है सोसाइटी के अंदर में, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके बिटवीन में, तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। तो यहाँ पे एक बफर जोन के बारे में है मेंशन कि बफर जोन का क्रिएशन हो कम्युनिटीज के बिटवीन में। बट स्टूडेंट्स ओवरऑल मैटर क्या करता है, एक तो आप देखिए कि सिविल सोसाइटी का भी यहाँ पे रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है। सेकंड यहाँ पे जो रोल है वो है सेफ्टी को इंश्योर करने का, कि गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर करे, जिससे कि जो डिवाइड जो क्रिएट हुआ है उसको हम कम कर सकें, उसको हम रिड्यूस है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मेंशन है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था इस आर्टिकल से रिलेटेड। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो February 21 का डे है उसको हम किस डे के रूप से ऑब्जर्व किया करते हैं। तो February 21 को हम ऑब्जर्व करते हैं मदर लैंग्वेज डे के रूप से। किस डे के रूप से स्टूडेंट्स? मदर लैंग्वेज डे के रूप से। अब आप देखिए कि मदर लैंग्वेज डे है वो यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूपीएससी ने यही एक स्टेटमेंट के अंदर में क्वेश्चन है वो पूछ लिया था 2021 या 22 के दौरान में, 21 या 22 के दौरान में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे 2026 का जो मदर लैंग्वेज डे है वो ऑब्जर्व किया गया है, जिसका थीम क्या है कि यूथ का वॉइस होना चाहिए ऑन द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। यहाँ पे जो थीम है वो क्या रखा गया है कि यूथ का, और थीम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले
तो यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की काफ़ी सारी जो लैंग्वेज हैं उसके ऊपर में एजुकेशन सिस्टम है वो वर्क करे, जिसको यूथ यहाँ पे एंडोर्स करे या यूथ उसको अपना वॉइस है वो प्रोवाइड करे। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि इस तरीके से 21 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये इसका थीम है। इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 1300 के आसपास जो लैंग्वेज है, मदर टंग उनको बोला जाता है। ये 2011 का जो सर्वे है वो बताता है, सेंसस के अंदर में ये ऑब्जर्व किया गया था। बट समय के साथ में कुछ लैंग्वेज डिक्लाइन हुई है। माइग्रेशन इसके बिहाइंड में एक मेजर रीजन है कि कोई रूरल एरिया में रहा करता है किसी हमारे कंट्री के पार्ट के अंदर में, उसके पेरेंट्स अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं जो अपना अगर चाइल्डहुड को बिताता है अर्बन एरिया में, तो अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसको वो अपना जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर में उसका जो बोलने के जो वर्ड्स हैं कुछ यहाँ पे लॉस होगा, वो उसको कम यूज है वो करेगा। तो इस तरीके से भी कंसर्न है यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो लैंग्वेज है उसको क्या यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या अपना जो एजुकेशन है उसके अंदर में यूज किया जाता है, तो आप देखिए कि इंडिया में 44% ऐसे लोग हैं जो अपना मदर टंग है उसको यूज नहीं करते, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर में उनका एजुकेशन है वो हुआ करता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम किस में करेगा, अंडरस्टैंडिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड आप देखिए कि मदर टंग के अंदर में अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो हम डाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पे प्रमोट है वो करेंगे। तो उसी को बताया गया। एआई का जो नया प्लेटफॉर्म है भाषिनी, जो हम कल या परसों उसको रीड किए थे, उसके बारे में मेंशन है कि कैसे वो इंश्योर करेगा नया एजुकेशन का जो ये जो टूल है सभी को अपना जो मदर टंग है जो अपना लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर में एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग का। तो मल्टीलिंगुअल मूवमेंट के बारे में है, इंडिया का जो लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमें बचाना चाहिए। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में एक स्कीम अनाउंस हुआ था वुमेन जो पर्सन्स हैं उनके लिए, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 21 से लेकर 65 का जो एज ग्रुप है उससे रिलेटेड जो वुमेन है इनको 1500 का आप देखिए कि कैश सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद में ई-केवाईसी का वहाँ पे जो अनाउंस किया गया कि जो जो यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका रिडक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया इस ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट के अंदर में, कि जो केवाईसी के थ्रू जो ओवरऑल बेनिफिशरी जो पर्सन थे उसके अंदर में रिडक्शन हुआ है। सेकंड उसमें मेंशन ये किया गया है कि कुछ उसका फ्रॉड वे के अंदर में भी यूज है वो देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो गाजा स्ट्रिप है उसके रिगार्डिंग में जो बोर्ड ऑफ पीस का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी था 2803 जिसके थ्रू ये बोर्ड ऑफ पीस को सेटअप किया गया था यूएस का लीडरशिप के अंदर में। तो इंडिया ने ऑफिशियली उस बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया था, बट एज ए ऑब्जर्वर के रूप से इंडिया का प्रेजेंस रहेगा। और फिर आप देखिए कि वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में कंट्रीज का एक रेजोल्यूशन था कल या परसों, जिसको भी इंडिया ने साइन करने से डिनाई किया था, बट कुछ आवर्स के बाद में ही इंडिया ने वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में अपना जो ये प्रपोजल है उसको ये साइन किया, जिसमें जो इजराइल का जो डोमिनेशन है वेस्ट बैंक के ऊपर जो कंट्रोल है उसको वो कंडेम करता है। इजरायली जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे विजिट रहेगा तो उससे पहले इंडिया को एंडोर्स किया है। और इंडिया और इजराइल का लार्जर वे के अंदर में डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन हुआ करता है, टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर का भी वो एरिया है जहाँ पे बोथ कंट्रीज के बिटवीन में आपको जो कोऑपरेशन है वो मिलेगा। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इंडिया के लिए आ सकते हैं। क्वेड का जो मीटिंग होगा जो इंडिया उसका लीडरशिप में ऑर्गेनाइज करेगा जो लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो इंडिया के पास में इसका चेयरमैनशिप है, इंडिया के पास में इसका जो होस्ट करने का जो अभी पावर है। तो अभी आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन होगा कि क्वेड का मीटिंग है वो कब ऑर्गेनाइज करना है। एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में है। एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर में इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने अदर कंट्रीज से आए हुए लीडर्स के साथ में साइड लाइन के अंदर में मुलाकात किया। आईएमएफ के चीफ का स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस है उसको ये अचीव करवाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर जॉब का लॉस हो सकता है उसके भी रिस्क के बारे में यहाँ पे मेंशन है। श्रीलंका के लीडर के साथ में मीटिंग के दौरान में साइक्लोन दितवा में जो इंडिया का सपोर्ट था, साइक्लोन दितवा के अंदर में जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ जिसमें इंडिया ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया उसको एंडोर्स किया गया है, हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने के बारे में है। और यूएन के लीडर्स के साथ में भी डिस्कशन है वो हुआ है कैसे ये जो एआई है वो यहाँ पे
बेनिफिट करेगा, कैसे इसके किन एरियाज में कंसर्न होने चाहिए, तो उन सभी के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर आप देखिए कि पार्लियामेंट्री जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती हैं कुछ, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कि आप देखिए कि 21 मेंबर्स का ये कमेटी है। 15 मेंबर्स हैं वो कहाँ से हुआ करते हैं, वो राज्य लोकसभा से हुआ करते हैं। 7 मेंबर हैं वो राज्यसभा से होते हैं। फिर एक पार्लियामेंट्री कंसेंसस डेवलप किया गया कि जो अपोजिशन के जो लीडर हैं वो इसके चेयरमैन रहेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो एग्जामिन करता है गवर्नमेंट का स्कीम, तो स्किल के रिगार्डिंग में जो स्कीम है संकल्प स्कीम, उसको एग्जामिन इनके द्वारा किया गया। उसके स्लो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में अपने जो कंसर्न्स हैं वो इन्होंने रेज किए हैं कि जो संकल्प स्कीम है जो स्किल के रिगार्डिंग में है, तो ये जो जो स्कीम है वो स्लो वे के अंदर में उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको कि स्पीडी वे के अंदर में किया जाए। वंदे मातरम के रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डिसीजन लिया था कि नेशनल एंथम से पहले हमारे नेशनल सॉन्ग को जो गाया जाएगा, तो जिसको नागा स्टूडेंट्स का जो फेडरेशन है उन्होंने इस डायरेक्टिव को अपोज है वो किया है, उसको इसके द्वारा अपोज किया गया। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ये देखिए कि बंग दर्शन नाम का जो मैगजीन है उसमें ये पब्लिश होता है। फिर 1882 के समय जो आनंद मठ है उसके अंदर में इसका जो पब्लिश है वो किया गया था ऑफिशियली वे के अंदर में। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि पिछले कुछ समय से इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज हुआ है, बट हमारे यहाँ से जो आउटफ्लो है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से आपको ओवरऑल जो एफडीआई है वो नेगेटिव स्टेट के अंदर में मिलता है। तो उसके बारे में मेंशन है कि आउटफ्लो लार्जर होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो ओवरऑल एफडीआई है उसके अंदर में रिडक्शन है कंटिन्यूस पिछले कुछ मंथ से। एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है उसके अंदर में कुछ अनाउंसमेंट किए गए जिससे हम लार्जर वे में एक्सपोर्ट कर सकें, बेटर वे में एक्सपोर्ट है वो कर सकें। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पोलैंड के बारे में है। पोलैंड ने आप देखिए कि ओटावा का एक कन्वेंशन होता है, ओटावा कन्वेंशन है, जिसके थ्रू एक डिसीजन लिया था कि एंटी जो पर्सनल माइनिंग है, एंटी पर्सनल माइनिंग है, इसके अलावा आप देखिए कि एंटी टैंक का जो वहाँ पे लैंड माइन्स है उनको पोलैंड यूज नहीं करेगा। पर पोलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे रसिया का प्रेजेंस है, रसिया से कंटिन्यूस अपने आप को थ्रेट के रूप से पोलैंड देखता है, तो उन्होंने अब ये जो कन्वेंशन है उससे विड्रॉवल किया है और वो बेसिकली ये जो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स हैं उनको यूज है वो कर सकेंगे। हमास के बारे में यहाँ हमास के द्वारा कहा गया कि गजा स्ट्रिप के अंदर में अगर एग्रेशन ना हो तो वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो हो सकता है। यूएन के एक रिपोर्ट ने मेंशन किया था कुछ दिनों कल या परसों के दौरान में कि जो इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज और गजा स्ट्रिप के अंदर में जो हमास है इन बोथ के द्वारा एट्रोसिटीज हैं उनको कैरी आउट किया गया। वेनेजुला के जो इंटरिम लीडर जो वहाँ पे अभी पावर के अंदर में है उन्होंने एक एमनेस्टी बिल को पास किया है, लॉ को पास किया है। बेसिक मैंडेट क्या है कि वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं पॉलिटिकल प्रिजनर उनको रिलीज है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न कोरिया के लीडर के बारे में है, उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में मेंशन किया जो कि एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया और यूएस के जो यहाँ पे जो पर्सन है वो किस तरीके से देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट ईयर है उसको यहाँ पे। तो उन्होंने बेसिकली अपने अपने जो सजेशंस में अपने जो डिस्कशन में बताया है कि यूएस प्रेसिडेंट के जो डिसीजन है इंडिया यूएस के जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। स्ट्रेंथन किस तरीके से नहीं करते हैं, एक तो आप देखिए कि इंडिया के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना, इंडिया के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शन है, टैरिफ है उसको इम्पोज करना, टैरिफ को इम्पोज करना, रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना। इंडिया इंडिया जिन ग्रुप्स का पार्ट है उसको कंटिन्यूस बुली किया जाना यूएस के द्वारा, चाहे वो ब्रिक्स का पार्ट हो चाहे वो एससीओ हो यहाँ पे, तो उसको यूएस के द्वारा एक कंसर्न के रूप से देखना। यूएस ने अपना जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया है वेस्ट एशिया में, और वहाँ पे आप देखिए कि ईरान ने कहा है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है उनके साथ में तो यूएस के जो बेस है उनको टारगेट किया जाएगा, चाहे वो कतर के वहाँ पे यूएस का बेस हो या वेस्ट एशिया के अंदर में किसी अदर कंट्री के वहाँ पे यूएस का जो बेस सिचुएटेड है। यूएस ने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो डियागो ग्रासिया जो कि एक आइलैंड है यूके के अंडर में वो हुआ करता है, जिसको उन्होंने ट्रांसफर भी किया है। तो स्टूडेंट डियागो ग्रासिया के वहाँ पे जो इनका बेस है उसका वो यूज करेंगे अगर कोई कन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहेगा। फिर स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक के बारे में है, वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल का जो डोमिनेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया। इजरायली जो सेटलर्स हैं उन्होंने एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन पर्सन है जिसको कि किल किया है उसके बारे में बताया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।